राजस्थान में इन दिनों महिलाओं में माहवारी की स्वच्छता और हाइजीन को लेकर कैंपेन चल रहा है जिसका नाम प्रोजेक्ट किशोरी है। और इस प्रोजेक्ट किशोरी प्रजना फाउंडेशन और ब्रह्मोस की यह जो एक पहल है, इसमें बड़ी शिद्दत से जुड़े हुए हैं डॉक्टर शैलजा जैन। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर शैलजा जैन। बहुत सारे सवाल हैं हमारे मन में, बहुत सारे विचार हैं जिन पे बात करनी बनती हैं कि बेटियां जो कि सृष्टि की निर्मात्री हैं और माहवारी जो एक चक्र शुरू होता है उनके जीवन में, इनको लेके क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, इनको लेके क्या सवालात हैं और इनको लेके मनोवैज्ञानिक और चिकित्सकीय अवधारणाओं के साथ साथ हेल्थ से जुड़े हुए इश्यूज़ पे भी बात करेंगे डॉक्टर शैलजा जैन जी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो शैलजा जी जैन जो है वो रोहित अस्पताल जयपुर की निदेशक हैं फ़िलहाल, और जयपुर में ही आपकी पढ़ाई हुई है, चिकित्सकों के परिवार से हैं और एसएमएस अस्पताल जयपुर में सेवाएं दी है आपने। यहीं से आपने एमबीबीएस किया और फिर पीजी किया। जहाँ तक मुझे याद है आपने गायनिक, ये जो लेडीज़ जनाना चिकित्सालय हैं यहाँ से, तो गायनिक हैं। तो मैम, हम जानना चाहेंगे कि आप डॉक्टर हैं, डॉक्टरों का तो काम है जितने बीमार होंगे, जितने कॉम्प्लिकेशंस होंगे उतनी दुकान चलेगी। आप सेवा में कैसे आ गए कि आप ये लोगों को स्कूलों में जाके बता रहे हैं कि आप ये कीजिए तो बच्चियां ठीक रहेंगी, बीमारी नहीं होंगी। ऐसे डॉक्टर हमने कम देखे हैं, इसलिए देखिए प्रदीप जी, सबसे पहले तो आपने सवाल किया कि डॉक्टर्स अगर चाहें तो वो चाहेंगे कि मरीज़ बीमार हो, तो ऐसा नहीं है। मेरी जो सोच है कि अगर लोग बीमार नहीं हो तो सबसे अच्छा रहे, हम अपना प्रोफेशन भी चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा हम एज अ गायनेकोलॉजिस्ट एक बहुत अच्छा काम करते हैं डिलीवरीज का, जिसमें जो प्रसव होता है तो वो एक बहुत ही आनंद का पल होता है माँ और बच्चे के लिए और पूरे परिवार के लिए। तो ये जो हमारा गायनी का प्रोफेशन है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी भी देता है, क्योंकि जो ऑब्स्टेटिक्स है जिसमें आप डिलीवरी कराते हो, इसमें वो प्रसूता होती है, एक तरह से माँ बनती है और वो पेशेंट नहीं माना जाएगा उसको अगर हम वैसे काउंट करते हैं। अच्छा, जो आपने कहा कि मैं इस सेवा में कैसे आई, ये बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और एक चिकित्सक का सबसे पहला फ़र्ज़ यही है कि वो सबसे जो समाज में बीमारियां हो रही हैं उनको रोके और उसके लिए जागरूक करे लोगों को, ना कि वो सिर्फ बीमारी का इलाज करे। तो इसका मकसद ये है कि हमारा ये सामाजिक उत्तरदायित्व है कि हम समाज को जागरूक करें और इस जो मेंसेस की जो गंदगी की वजह से जो बीमारियां हो जाती हैं स्त्रियों में, जो काफ़ी घातक हो सकती हैं, तो एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मुझे उनको रोकना है, ना कि मैं बीमार होने के कारणों को नेग्लेक्ट करूं और उन कारणों को बढ़ावा दूं। क्योंकि हम सबसे पहले एक इंसान हैं चिकित्सक होने से पहले, और यही हमारी इंसानियत कहती है और यही हमारे को, जो हम ओथ लेते हैं, हमें यही सिखाया जाता है। जी, जैसे अपन बात करें आयुर्वेद की, आयुर्वेद में पहला सूत्र जो है वो यही है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य को उत्थान करना सेकेंडरी वो है, तो बीमारियां नहीं फैलें, ऐसा ही आपने कहा। ये अच्छी एलोपैथी में बहुत कम चिकित्सक मिलते हैं। मैं एक सिंपल सा सवाल है कि क्यों माहवारी जो है वो है, लड़कियां 7वीं 8वीं 6ठी क्लास की बच्चियों से आप संवाद कर रहे हैं, 6ठी से लेकर 12वीं की, जैसे आपने करीब 100 स्कूलों में संवाद किया है ना। तो बच्चियों का एक ही सवाल है कि यह क्यों है, हमारे साथ ही लड़के पढ़ते हैं उनमें नहीं है। तो थोड़ा सा एलोबरेट करें कि यह क्यों है और इसके होने का वैशिष्ट्य क्या है। जो मासिक चक्र है, ये तो एक महिला और स्त्री के लिए गर्व की बात है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो कभी भी माँ नहीं बन पाएगी। तो जननी होना तो बड़े गर्व की बात है, और ये हर लड़की को हमें समझाना चाहिए कि अगर तुम्हारे मासिक चक्र आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारे अंडे नियमित समय पर बन रहे हैं और ये तुम्हारी प्रजनन क्षमता को दर्शाता है। तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन लोगों को परेशान होने की ज़रूरत है जिनकी
उम्र 16 वर्ष हो गई है और उनको अभी तक माहवारी नहीं आ रही है। आजकल जो माहवारी शुरू होती है वो 10 साल के बाद कभी भी हो सकती है। तो बच्चियों को उनकी माँ द्वारा ही बताया जाना चाहिए कि अगर उन्हें कभी भी खून का धब्बा दिखता है स्कूल में तो वो अपनी टीचर को बता सकती हैं, और घर पे दिखता है तो अपनी माँ को या बहन को, किसी को भी बता सकती हैं। और उनको ये नहीं समझना है कि ये शर्म की बात है, इससे घबराना है कि हमारे साथ क्यों हो रहा है, बल्कि हमें भगवान ने नर और नारी दोनों रूप बनाए हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमें प्रजनन क्षमता दी गई है, और नारी नर को भी जन्म देती है जी। तो एक तरह से वो अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देती है, माँ बनती है, और जब अच्छे संस्कार शिशु में जाएंगे तो अच्छे भविष्य में अच्छे व्यक्ति होंगे और एक अच्छा समाज बनेगा, और अच्छे सुदृढ़ समाज से ही एक देश का विकास होता है। तो ये इतनी बड़ी चीज़ है कि नारी को ये भगवान ने ये क्षमता दी है जी। और हमें इस पर गर्व होना चाहिए, और ये इसको नेगेटिविटी को दूर किया जाना चाहिए लड़कियों के मन में, और ये हम लोग ही कर सकते हैं। चिकित्सक है जो सोशल वर्क कर रहे हैं, इसके अलावा घर के लोग हैं, तो उनको ये समझाना चाहिए छोटी बच्चियों को, ताकि उनकी जो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है वो दूर हो, और नर और नारी को साथ मिलकर चलना है। वो एक दूसरे के पूरक हैं जी। एक दूसरे को होड़ से नहीं देखना, एक दूसरे को पूरक की तरह देखना है जी। आपने जैसा बताया 10 साल की बच्चियों को जो है मेनोपॉज शुरू हो जाते हैं जी। जो मासिक चक्र है वो शुरू हो जाता है 10 साल की बच्चियों को। आप करीब 30 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं अप्रोक्सीमेट, तो यह टाइमिंग जो है कम उम्र की बच्ची है, 6ठी क्लास में 5वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची को अगर मासिक चक्र हो रहा है, तो क्या कारण रहे हैं कि पहले ऐसा नहीं होता था? तो इसका चलो आप 10 वर्ष बता रहे हैं, कई बच्चियों के लेट तक नहीं होती, तो क्या इसका टाइमिंग जल्दी आने का क्या है या देर तक हो रही है, तो क्या है? देखिए 10 साल की अगर उम्र के बाद आता है, जैसे 11, 12, 13 कभी भी, तो उस केस में हम कोई भी दवाई नहीं देंगे, और वो हम नॉर्मल मानते हैं हमारी एलोपैथी की जो बुक्स हैं और जो हमारे साइंस के अकॉर्डिंग। और 10 साल पहले ये ज़रूर देखने में आता है, जो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, कि पहले अक्सर 13-14 के बाद आया करती थी माहवारी, 12 वर्ष की उम्र के बाद। अब आजकल 10-11, जैसे 11 वर्ष में भी आ रही है, और कुछ लड़कियों को समय से पूर्व भी आ रही है, जैसे 9 साल की उम्र में भी आ रही है। तो इसके जो मुझे कारण लगते हैं, एक तो आजकल मैच्योरिटी जल्दी आ रही है, जैसे कि हम अपने आसपास जो भी माहौल देखते हैं तो बच्चों में मैच्योरिटी जल्दी आ रही है, खान पान भी बहुत ज़्यादा फास्ट फूड कल्चर हो गई है। तो एनवायरनमेंट फैक्टर्स का रीज़न हो सकता है पॉसिबल, लेकिन फिर भी अगर 10 साल के बाद आ रही है तो हम उसमें कोई दवाई नहीं देंगे। और हाँ, अगर 16 साल तक परिवार में किसी लड़की को माहवारी नहीं आ रही है तो उसमें उसे चिकित्सक को दिखाना चाहिए। उसके विभिन्न कारण होते हैं जिनका समाधान किया जाना चाहिए, क्योंकि 16 साल की वर्ष से पहले तक फिर माहवारी शुरू हो जानी चाहिए। इसके अगर मान लीजिए 16 तक नहीं आती है और बाद में, तो क्या नुकसान हो सकता है बॉडी को? इसमें कई बार कुछ बीमारियां देखी गई हैं, जैसे कुछ अलग अलग तरह की बीमारियां देखी गई हैं। जैसे कई बच्चियों में तो गर्भाशय नहीं होता है, कुछ ऐसे सिंड्रोम्स होते हैं, कई ऐसी बीमारियां होती हैं टीबी की जिससे उनकी बच्चेदानी डैमेज हो जाती है, तो माहवारी नहीं आती। कई बार आजकल पीसीओडी की बीमारी है जिसमें महीना काफ़ी लेट आता है, जो कि गलत खान पान और फास्ट फूड से हो रही है। मोटापा भी बढ़ रहा है, बच्चे एक्सरसाइज नहीं कर रहे, मोबाइल टीवी ज़्यादा देख रहे हैं, और पढ़ाई का इतना बोझ हो गया है कि वो अपनी स्पोर्ट्स भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह के लोगों में पीसीओडी की बीमारी पाई जाती है, उसमें कई बार माहवारी बहुत लेट आती है। तो इनके अलावा कई बार गंभीर बीमारियां भी होती हैं, या जैसे खून की कमी हो जाती है, और कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ ट्यूमर्स होते हैं, उनकी वजह से भी माहवारी में दिक्कत होती है। तो ये बहुत सारे कारण हैं। तब आप चिकित्सक के पास जाओगे तो कारण ढूंढेगा, कारण सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड भी, और उसके अनुसार ही उसका निवारण किया जाएगा।
मैम, आप जैसे स्कूल्स में अभी आप गए हैं कई जगह, प्रजना फाउंडेशन के साथ गए, ब्रह्मोस, और आप जो मिलके प्रकल्प चला रहे हैं, किस तरह की समस्याएं आपको नज़र आती हैं? या प्रैक्टिस के दौरान भी बच्चियां आती होंगी आपके पास? बिल्कुल। क्या बेसिक प्रॉब्लम्स अभी आती हैं और क्या वजहें हैं हो सकती हैं, या उनसे क्या नुकसान हो सकता है? जैसे हम जब अपना प्रजना के जब हम कैंप्स में जाते हैं और कच्ची बस्तियों में भी जाते हैं और कुछ ऐसी जगह पर भी जाते हैं जहाँ पर लोगों को इतने संसाधन नहीं मिलते हैं, स्कूल और में भी जाया जाता है, तो जो मैंने देखा, जो अंडर प्रिविलेज ग्रुप थे जैसे कच्ची बस्ती में, या जिनको इतने संसाधन उपलब्ध नहीं थे, उनमें लड़कियां काफ़ी संकोची लगी। मुझे लगा उनके घर में खुलकर इस बात पर बहस नहीं होती है। जैसे अगर किसी को माहवारी नहीं आ रही है तो भी नहीं पूछा जाएगा, या अगर किसी को समस्या है तो वो खुल के लड़कियां अपनी बात नहीं रख पाती। तो मुझे लगता है उन्हें हमें जागरूक करना होगा और उनको कॉन्फिडेंट करना होगा इस अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू कि ये जो भी आपकी समस्या है वो हमें उन्हें बतानी होगी कि ये समस्याएं हैं, तो आप अपनी माँ को बताइए ताकि वो आपको चिकित्सक को दिखा सके। तो मतलब हमें इस पर खुलकर, हमारे जो इंडियन फैमिलीज़ हैं कई, उसमें इस पर खुलकर बात नहीं होती। इसको एक टैबू की तरह ले लेते हैं। जैसे कई लोग ये सोचते हैं मासिक धर्म में इसको अलग रख लो, इसको किचन में नहीं जाना है, इसको स्टिग्मा की, जबकि प्राउड की तरह लेना चाहिए। तो हमें समाज की ये सोच भी बदलनी है जी। सिर्फ जागरूक तो करना ही मकसद नहीं है, हमें ये भी सोच बदलनी है कि स्टिग्मा नहीं रहे, क्योंकि बहुत सारे घरों में जैसे ये माना जाता है कि किचन में नहीं जाना, आपको ये काम नहीं करना, आपको अलग कमरे में रहना है, अचार पापड़ नहीं बनाने, छू लिया तो खराब। और ये बिल्कुल गलत सोच है, क्योंकि माहवारी का खून कोई गंदा खून नहीं होता, वो एक स्टेराइल खून है, और वो ऐसा नहीं है कि उसमें माहवारी आने से कोई लोग उससे इन्फेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी जो समस्या मुझे महसूस हुई कि जैसे जब मैं स्कूल में जाती हूँ तो मुझे कई लड़कियाँ एनीमिक मिली जिनके खून की कमी थी, और उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था कि वो क्या खा रही हैं, और उनको अधिक माहवारी आ रही है, कईयों को लंबी चल रही है, पर उस चीज़ को नेग्लेक्ट किया जा रहा था। तो कई बार इतनी देर में हमारे पास बच्चियां आती हैं कि उनके कई बार हमें खून चढ़ाना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि वो समय से चिकित्सक को दिखाएं। अगर उनको अधिक लंबे समय तक माहवारी आ रही है, या हर 15-20 दिन में आ रही है, या उनको कोई चक्कर आ रहे हैं, या जैसे कोई योनि मार्ग में समस्या है, तो उनको हमें यही समझाना है कि आप खुलकर कहो, और चिकित्सक से भी इस चीज़ का निवारण लो, ताकि आगे चल के कोई गंभीर समस्या का रूप ना धारण कर ले। जी, ये जो आप प्रकल्प चला रहे हैं जिसमें स्कूल्स की जो स्थिति, कई बार जैसे हमारे प्रजना के जो संचालक हैं प्रीति जी, उनसे बात हुई, स्कूलों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, चाहे वो प्राइवेसी को लेके हो या चाहे वो बेसिक यूरिनल्स हो, तो वो भी अभाव नज़र आते हैं। हाँ, ये बिल्कुल नज़र आता है, और इस चीज़ पर हमें इस जो समस्या पर काम करने की ज़रूरत है। सरकार को भी इस और ध्यान देना चाहिए, ख़ास तौर से जो सरकारी स्कूल है उनमें ये बड़ा आसान है। एक तो अलग टॉयलेट होना चाहिए फीमेल्स के लिए, और वो बिल्कुल स्वच्छ हो। और इसमें एक मैं स्कूल में गई थी, उसमें एक मुझे बहुत अच्छा लगा, वहाँ की प्रिंसिपल ने उन लड़कियों को ट्रेन किया टॉयलेट क्लीनिंग के लिए। तो ये जैसे मतलब ये सुनने में शायद आपको अजीब लगेगा, लेकिन जैसे जब मैं सिंगापुर गई थी तो वहाँ पर मुझे बताया गया कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने स्कूल के बच्चों से वो टॉयलेट भी क्लीन कराते थे। और हमारे यहाँ ये माना जाता है कि ये काम अच्छा नहीं है, जबकि साफ सफाई करवाना ये कोई गलत काम नहीं है। तो हमें ये भी सोच बदलनी पड़ेगी कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, और स्वच्छता का काम सबको मिलके करना चाहिए। और लोग तो होते ही हैं खैर, लेकिन कभी ज़रूरत पड़ने पर सबको सहभागी होना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो ये सोच बदलने की भी ज़रूरत है। और लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट होने चाहिए, उनके लिए पैड्स की व्यवस्था होनी चाहिए स्कूल में, डिस्पोजेबल डस्टबिन होने चाहिए अलग से, ताकि वहाँ जाकर वो, कई बार होता है कॉमन टॉयलेट है तो संकोच करेंगी, उनको अच्छी तरह से जैसे सोप वाटर, तो वो एक अलग से होना बहुत ज़रूरी है। हर स्कूल में फीमेल्स के लिए होना चाहिए, और कईयों में नहीं है। कई बार आपको तो पता है हमारे यहाँ तो महिलाएं खुले में शौच कर रही थी,
तो अब उस समस्या का भी काफ़ी हद तक निवारण हुआ है। तो ये तो एक बेसिक चीज़ है जिस पर ध्यान देना चाहिए। कई जगह अच्छा इंतजाम है, कई जगह नहीं है, तो लड़कियों को भी बोलना चाहिए खुलकर, और जैसे प्रिंसिपल को भी कहना चाहिए कि ये इस चीज़ के लिए उन्हें फंडिंग मिले, या लोग मिलकर कंट्रीब्यूट करके समाज सेवी भी आगे आ सकते हैं इस दिशा में, और इस तरह के काम कर सकते हैं अगर सरकार नहीं कर पा रही है तो, क्योंकि ये तो एक अच्छा प्रयास है। मैं ये बताना चाहूँगा, 2 चीज़ें मेरे अभी ध्यान में आई। हाँ आप जिस तरह से बताया, एक तो वॉलंटियरशिप, बिल्कुल एक बिल्कुल। किस्सा मैं आपको बताना चाहूँगा। एक हॉस्टल था, तो उस हॉस्टल में एक बार जो है वो 40 बच्चियां रहती थी, 40 लड़कियां थी, छोटी, ज़्यादा उम्र नहीं थी उनकी। तो वो उनका एक टेस्ट हुआ तो पता चला कि वो सब चिड़चिड़ी हो गई हैं, मेंटल उनका थोड़ा सा। तो पता किया क्या कारण है, तो उसमें वही जो सफाई है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो क्या था कि जैसे हॉस्टल में वो लोग यूज़ करते थे जिसको बोलते हैं अपन कंघा, कॉम्ब जो होता है, तो वो प्रत्येक लड़की को गंदा मिलता था। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। एक लड़की आई, उसने देखा कि कंघे में बाल फंसे हुए हैं, उसने निकाले, फिर साफ किया, फिर वो जब तक अपने बाल संवार रही है तब तक वो सभी को, दिन की शुरुआत प्रत्येक लड़की की ऐसी हो रही है और पूरा दिन वैसे जा रहा है, 40 की 40 लड़कियों की। तो उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन निकला कि जो लड़की बाल संवार रही है पहली, वो अपना कंघा साफ करके रख दे, ठीक है। और जो प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी कि आपको साइकोलॉजिस्ट की मदद लेनी पड़ गई, वहां आपको सिंपल के आपने जो चीज गंदी की उसको आपने ही सुधार दिया। मैंने टॉयलेट यूज किया, मैंने अपना साफ कर दिया। तो सिंगापुर में ये कल्चर है बेसिकली। और इससे उस कंट्री ने बहुत प्रोग्रेस किया है, क्योंकि जब सिंगापुर डिवाइड हुआ, मलेशिया और सिंगापुर, तो सिंगापुर आज देखिए कहाँ पहुंच गया, उसकी इकोनॉमी जी इंडिया से कितनी आगे है। एक तो मुझे लगता है सरकारी स्कूल वाला जो है उस पर भी चेंज होना चाहिए। सरकार क्या सोचती है कि सरकारी स्कूल नहीं होने चाहिए, अपने स्कूल होने चाहिए। मतलब कि जैसे किसी ट्रस्ट या प्राइवेट व्यक्ति का है तो उनका है भाई, लेकिन अगर गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पैसा नहीं लिया जा रहा है तो फिर मैं उसे ऐसे यूज करूं। तो पेरेंट्स को ये लगना चाहिए निश्चित तौर पे। मैं आपको बताना चाहूंगा सारे पेरेंट्स को जिनके भी बच्चे सरकारी में पढ़ते हैं, वो स्कूल जाएं और सुविधाओं की मांग करें बच्चों के लिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मांग उठेगी, क्योंकि ये अपना स्कूल है। हाँ, ये हमारा स्कूल है, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए, आपकी बच्ची अगर वहां पढ़ रही है तो उसकी सेहत, सुरक्षा और उसका जो अध्ययन है, उस तीनों ही चीज को ध्यान रखते हुए आप लोगों को जाना चाहिए स्कूल, क्योंकि उसका दायित्व बनता है पेरेंट्स का भी। अगर माता पिता और घर वाले जागरूक होंगे और वो इस दिशा में डिमांड करेंगे तो फिर प्रयास भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपको संघर्ष करना पड़ता है कभी कभी अपना अधिकार लेने के लिए। जी, हॉस्पिटल में तो कर लेते हैं, अस्पताल में तो कर लेते हैं लोग, डॉक्टरों से भिड़ जाते हैं, लेकिन मास्टरों से नहीं भिड़ रहे हैं। टीचर्स भी बेचारे क्या करें। लेकिन सरकार ने कुछ सुविधाएं अच्छी की है, जैसे कि ग्रामीण इलाकों में स्कूल में सफाई के लिए नरेगा से श्रमिक देने की व्यवस्था है। तो ये चीजें हैं, बट ये अच्छी शुरुआत है, क्योंकि इससे उनको भी रोजगार मिल रहा है और स्कूलों में भी सुधार आ रहा है। जी जी, तो दोनों तरह से अच्छा प्रयास। अच्छा, अगर मान लीजिए कि लोगों को पता ही नहीं है कि हाइजीन क्या होता है, माओं को भी नहीं पता है, तो अगर मान लीजिए कि कोई लेडी जागरूक नहीं है स्वच्छता के लिए, या उसे पता ही नहीं पैड क्या होता है, कई लोगों को तो अंडरवियर तक मुहैया साथ, जैसे आप जो किट देते हो उसमें ये सब सामग्री होती है, मसलन कि आप सेवलॉन की बोतल देते हैं, उसमें तो हाँ, तो कई लोगों को जागरूकता नहीं है इस बारे में। अगर उनको इस जो क्या बोलते हैं, स्वच्छ नहीं होने के चलते जो बीमारियां हो सकती है या जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं, किस हद तक हो सकते हैं? बिल्कुल, ये छोटी समस्या भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। जैसे कि अगर माहवारी में स्वच्छता नहीं रखी जाएगी तो इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन हो सकता है पेशाब की नलकी में, हो सकता है योनि मार्ग में हो सकता है। जैसे योनि मार्ग से दुर्गंध आना, खुजली, जलन होना, और ये इन्फेक्शन अगर समय पर ट्रीट नहीं किया जाए तो ये बच्चेदानी जो गर्भाशय है उस तक फैल सकता है। उस तक फैलने की वजह से जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक हो सकती हैं, और ये तक हो सकता है कि वो बच्ची कभी माँ ना बन पाए, क्योंकि ऐसे केस हमारे पास विवाह के बाद आते हैं। कई बार बच्चा नहीं लगता, आप ट्रीटमेंट करते हो, फिर जांच में पता लगता है उनके इन्फेक्शन रहा है, फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो गई। तो आप देखिए कितनी छोटी सी चीज़ है और कितना घातक परिणाम हो गया। तो इसलिए इस पर
जागरूकता बहुत ज़रूरी है, जैसा कि प्रजना संस्था कर भी रही है और भी काफ़ी लोग इस दिशा में कर रहे हैं। और समाज में जब तक जागरूकता नहीं होगी तो अगर जागरूकता की कमी होगी, स्वच्छता नहीं रखी जाएगी माहवारी के दौरान, तो गंभीर रूप धारण कर सकती है। जी, ये यूटीआई बेस्ड इन्फेक्शंस होते हैं कुछ, ये क्या होते हैं? यूटीआई का मतलब है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी पेशाब की थैली से रिलेटेड इन्फेक्शन। तो इसमें लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट भी हो सकता है, अपर भी। लोअर में आता है कि जिसमें पेशाब करने में जलन होना, बार बार पेशाब लगना। इसके अलावा ये इन्फेक्शन अगर गुर्दे तक फैल गया तो कई बार आपके गुर्दे भी खराब हो सकते हैं, किडनी तक भी जा सकता है। इसको रोकने के लिए एक तो जैसे माहवारी के दौरान स्वच्छता रखनी है, इसके अलावा पानी प्रचुर मात्रा में पीना चाहिए। उसमें कम से कम 10 गिलास पानी लड़कियों को, और इवन ये तो जनरल चीज़ है, जनरल बात है कि पानी सबको ही सही मात्रा में पीना चाहिए, कम से कम 8 से 10 गिलास जरूरी है। और जो भी पब्लिक टॉयलेट्स हैं कई बार उससे भी हो जाता है यूटीआई। तो एक तो जो जैसा कि हाइजीन बिल्कुल ज़रूरी है, जो शौचालय हैं उनकी सफाई नियमित रूप से होनी चाहिए। आजकल वेस्टर्न टॉयलेट का कंसेप्ट आ गया है, इंडियन टॉयलेट्स में यूटीआई की रिस्क कम रहती है, लेकिन अब आजकल आप सब जगह देखेंगे काफ़ी, हम जहाँ भी पब्लिक प्लेसेस पर वेस्टर्न टॉयलेट्स आ गए, उसमें सीट टच होती है। तो उसमें जैसे अगर किसी की टेंडेंसी है बार बार यूरिन इन्फेक्शन होने की, तो कुछ ऐसे स्प्रेज आते हैं डिसइंफेक्टेंट, तो जब आप टॉयलेट सीट पर बैठ रहे हो उन स्प्रे को आप उन पर छिड़क सकते हो, तो उससे संभावना कम हो जाती है। पर सबसे ज़रूरी है कि अगर टॉयलेट्स ही क्लीन रहेंगे तो पब्लिक टॉयलेट द्वारा ही इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। तो सब तरफ से काम किया जाना आवश्यक है। जी, सरकारी सिस्टम कोशिश कर रहा है, डॉक्टर्स भी आप लोग जो हैं वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। मैंने जब इस विषय को गंभीरता से देखा, जैसे निचले स्तर पे जो जानकारी का अभाव होता है वो बड़ा है। अब एक ये है कि आजकल लोगों के पास जानकारियाँ बहुत ज़्यादा है, गूगल बाबा। तो ये समस्या जो है इसको कैसे देखते हैं कि गूगल पे जो उपलब्ध सामग्री है वेबसाइट्स पे, कि आप ये कि बच्चे भी देख रहे हैं बेसिकली, जब इस कार्यक्रम का उद्घाटन था तब हमारे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने कहा भी था कि गूगल की बजाय पेरेंट्स से बात कीजिए आप। तो इसको कैसे देखते हैं कि किस तरह की सामग्री है और क्या करना चाहिए हमें? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और मैं चिकित्सक होने के नाते आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी हम बीमारी बताते हैं तो सबसे पहले उसको गूगल पर सर्च किया जाता है, और हमसे भी सवाल होते हैं, हमें अच्छा लगता है, क्योंकि अब हाँ, जैसे कोई नॉलेज बढ़ती है तो क्यूरियोसिटी भी बढ़ती है। तो अब गूगल के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी। तो फ़ायदा ये है कि जैसे अगर आपको कोई चीज़, कोई बीमारी का या कोई भी वस्तु या व्यक्ति के बारे में जानकारी चाहिए तो आपको उससे मिल जाती है। जैसे मैं चिकित्सक के तौर पे कहना चाहूँगी कि गूगल में बीमारी के बारे में डिटेल तो लिखा रहता है, तो फ़ायदा ये कि अगर कोई आपका पेशेंट उसको पढ़ना चाहेगा तो उसको एक आइडिया हो जाता है कि मेरे ये बीमारी है और इसके ये नुकसान या फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं, और अगर ये मुझे आगे क्या मैं ट्रीट नहीं करूँगी तो जी मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो वो जैसे गायनी में, प्रेगनेंसी में कई बीमारियां हो जाती हैं, बीपी बढ़ना, शुगर होना, अस्थमा होना, या जैसे लिवर बढ़ जाता है, तो इन सब के बारे में गूगल पर लिखा ही रहता है। तो हम कई बार मरीज को बताते हैं और वो गूगल सर्च करता है, तो ये तो एक अच्छी बात है कि वो पढ़ रहा है, लेकिन उसको अपना इलाज नहीं करना है गूगल के थ्रू, उसको पढ़ना है, उससे संबंधित उसको कुछ भी क्यूरियोसिटी होती है तो वो अपने चिकित्सक से पूछे कि मुझे ये मिला है गूगल पे, तो ये कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है, कुछ साइट्स सही होती हैं, कुछ रॉन्ग भी होती हैं। तो पहले तो वो उसके तथ्यात्मक जाँच करे। तथ्यात्मक जाँच के लिए जैसे अगर जिस फील्ड है उस फील्ड के एक्सपर्टाइज से बात करे। जैसे हम चिकित्सक हैं तो हम चाहते हैं कि पेशेंट पढ़े, पर उसको कोई भी कंफ्यूजन है तो हमसे क्लियर करे, केवल उसको पढ़ के इस पे ब्लाइंड फेथ ना करे। वो दादी माँ के नुस्खे आजमा जाते हैं वहाँ पे, बिल्कुल, और वैसे ब्लाइंडली ट्रीटमेंट ना ले, फिर चिकित्सक उसको समझाएंगे कि ये गूगल पे लिखा है, अगर उसका ये मतलब है, और इसमें हम ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू पेशेंट देते हैं, केवल गूगल के बेसिस पर नहीं दे सकते। जब तक हम पेशेंट को देखेंगे नहीं, उसको हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, वो पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो अनुभव से आता है, वो गूगल नहीं कर सकता। और उस हर पेशेंट अलग होता है, हो सकता है किसी को
एक बीमारी 10 लोगों को हो, पर किस लेवल की हो, किस में किस दवाई देने की ज़रूरत है, तो इसलिए चिकित्सक के हिसाब से ही चलना है। बस आप नॉलेज उससे ले सकते हो, उससे संबंधित सवाल भी पूछ सकते हो। तो नुकसान ये है कि लोग उसको कई बार गलत तरीके से यूज़ करते हैं कि गूगल पर पढ़कर हमने ये कर लिया, अब हमारे ये समस्या हो गई, अब आप इसको दूर करो। तो इससे बेटर है कि आप पढ़ो, लेकिन आप पहले ही उस चीज़ को क्लियर कर लो कि हमें करना क्या है। आपने क्लिनिकल ट्रीटमेंट वाला, जांच वाला कहा। हमारे यहाँ पे एक मानसिकता है कि लोग कहते हैं कि जिस डॉक्टर ने सबसे कम जांच करवाई वो अच्छा डॉक्टर है, बिना जांच के पता कर लिया, नाड़ी देख के बता दिया। नहीं, हाँ, ये सवाल मतलब ये बात कुछ हद तक सही है, हमारी मानसिकता जितनी जिसकी प्रैक्टिस है, क्योंकि अनुभव बहुत जरूरी है। जांच से पहले आप सबसे पहले जब आप मरीज की हिस्ट्री लेते हो तो आपको 50% आइडिया मिल जाता है कि हाँ इसकी ये बीमारी हो सकती है। फिर आप उसको ऑब्जर्व करते हो तो आपको फर्दर आइडिया मिलता है। तो जांच उसको कॉम्प्लीमेंट करती है, पर आपको प्रिलिमिनरी आइडिया अगर आप अनुभवी डॉक्टर हो तो आपको मिल जाना चाहिए। लेकिन ये कहना गलत है कि जांचें बिल्कुल ना कराएं। जहाँ ज़रूरी हो वहाँ जांचें भी कराएं, ना नहीं ज़रूरी हो वहाँ ना कराएं। अब जैसे कोई सिंपल खांसी जुकाम है किसी को एक दिन, तो उसको तो आप दवाई लिखोगे, लेकिन अब जैसे कोई प्रसव में आ रही है महिला तो उसके लिए जांचें ज़रूरी हैं, क्योंकि बच्चे की भी सेहत है। और डिपेंड करता है, या आप कोई बीमारी सस्पेक्ट कर रहे हो, किसी की गांठ हो रही है, कैंसर की भी हो सकती है, तो आपको ये डॉक्टर का जजमेंट होता है कि जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ जांचें करानी चाहिए, कितनी करानी है ये भी एक अनुभवी डॉक्टर का जजमेंट है कि अननेसेसरीली जांच भी क्यों कराएं, कि हर किसी का सीटी स्कैन हो रहा है। जहाँ ज़रूरी है वहाँ कराया जाए, नहीं गैर ज़रूरी है उनसे बचा जाए जी। और ये वही अच्छे से मैनेज कर सकता है जो अनुभवी है, और अपने प्रोफेशन में ऑनेस्ट होना ज़रूरी है। तो नीड है वहाँ कराना है, नीड नहीं है वहाँ नहीं कराना। बिल्कुल। तो पेरेंट्स के पास जाना चाहिए बच्चों को। अपन जैसे शुरुआत में अपनी बात हुई कि माहवारी जो है वो एक अच्छी चीज़ है, कोई उसको स्टिग्मा की तरह नहीं लें, उसको एक टैबू की तरह नहीं लें बेसिकली। और उसके बाद आप गूगल के चक्कर में पड़ने की बजाय अपने नज़दीक जो लोग हैं, क्योंकि माहवारी तो एक ऐसा विषय है कि उनकी माँ बच्चे की गुजरी है, या बड़ी बहन रही हैं, या परिवार में और भी लोग हैं, क्योंकि संयुक्त परिवार तो है ही, बड़ी बहनें, माँ, दादी, ये सबसे अच्छी। हाँ जी जी। तो यह चीज़ है कि डॉक्टर तक भी जाएं अगर ये स्थिति है कि 15-16 साल की उम्र के बाद भी आपको ज़रूरत पड़ रही है, कि आपको देखना पड़ रहा है कि अगर ये क्यों नहीं हो रहा है। हाँ। तो अब और आप कुछ इस बारे में हमें बताना चाहें, प्रजना के बारे में, या आप जो काम कर रहे हैं उसको आगे आप कैसे करेंगे वगैरह। तो प्रजना फाउंडेशन की शुरुआत प्रीति जी द्वारा की गई, और ये शुरू में काफ़ी छोटे स्तर पर था। जब हम इसके साथ जुड़े हमें काफ़ी अच्छा लगा। हम स्कूल में जाते थे, कच्ची बस्तियों के लोगों के पास जाते थे, और लोगों को पढ़ाया भी जाता था, एजुकेशन भी दी जाती थी, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में भी अवेयर किया जाता था, और उनके कई बार एजुकेशन पार्ट पे भी काम किया जाता, क्योंकि वो एजुकेटेड होंगे तभी तो ये चीज़ें समझेंगे। तो दोनों तरह से प्रजना ने काम किया, और आज ये जिस लेवल पर आ गई है कि इसको ब्रह्मोस्त्र से भी सहायता मिली है, और इसको सराहनीय बात है कि इस लेवल पर एक छोटे से संस्था का पहुंचना, और ये प्रीति जी और उनकी टीम की मेहनत है। मैं उनको इस चीज़ के लिए बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि वो इस तरह का काम भविष्य में इसको आगे बढ़ाना है, और हमें इसे बिल्कुल पूरे देश तक पहुंचाना है। छोटे छोटे कस्बों से लेके शहरों से लेके अंडर प्रिविलेज ग्रुप तक तो हमारी पहुंच बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिनको नॉलेज होती है, पर जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उन तक तो कोई पहुंचता ही नहीं है। वो तो अच्छे स्कूल में भी कई बार नहीं पढ़ पाते, और उनको बताने वाला भी नहीं होता। तो प्रजना ने उन लोगों तक अपनी पहुंच बनाई है, और अपने दम पर ये खड़ा किया, और आज ये इस लेवल पर पहुंचा है। इसमें हम लोगों को ये भी बताते हैं कि कब कब आपको चिकित्सक के पास आना चाहिए। जैसे आपकी माहवारी अगर 21 दिन से पहले आ रही है, या 35 दिन के बाद में आ रही है, या 7 दिन से अधिक चल रही है, या 2 दिन से कम आ रही है, तो लड़कियों को चिकित्सक से
मार्गदर्शन लेना चाहिए, क्योंकि फिर ये कोई बीमारी का लक्षण हो सकता है। तो हम इनको, इसमें डॉक्टर्स की भी टीम है, सोशल वर्कर्स भी हैं, स्कूल के लोग भी इन्वॉल्व हैं, टीचर्स को भी इन्वॉल्व किया है। किशोरी प्रोजेक्ट में उन लड़कियों को भी इन्वॉल्व किया है, जैसे हर स्कूल से 10 बच्चियों का एक ग्रुप बनाया है जो अपने ही विद्यालय में इस पर काम कर रही हैं। तो धीरे धीरे उनको अवेयर कर देंगे, तो अवेयरनेस आप 1 से 4 को करते हो, 4 से 8, तो ये मल्टीप्लाई होती है। तो यही इसका उद्देश्य। जी मैम, एक बहुत पावन और नेक उद्देश्य है। और एक स्वस्थ समाज की बिल्कुल, बिल्कुल। रचना करना, क्योंकि स्वस्थ लड़की, स्वस्थ शिशु, जी, स्वस्थ समाज, स्वस्थ देश। हाँ बिल्कुल। जैसे मैं अब्दुल कलाम साहब को अक्सर कोट करता हूँ, जो उनका यूएन असेंबली में स्पीच था कि इफ़ वी हैव राइचसनेस इन द माइंड देयर विल बी ब्यूटी इन द कैरेक्टर, इफ़ वी हैव ब्यूटी इन द कैरेक्टर देयर विल बी हार्मनी इन द फैमिली, एंड इफ़ वी हैव हार्मनी इन द फैमिली देयर विल बी ऑर्डर इन द नेशन, और इफ़ वी हैव ऑर्डर इन द नेशन देयर इज द पीस इन द वर्ल्ड। तो विश्व शांति का जो मार्ग है वो हमारे माइंड से शुरू हो रहा है। जी, जो जी, इस संदर्भ में भी फिट होता है। जी। तो मैम, आपने हमें समय दिया, अपने व्यस्त टाइम में से समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और भी विषयों पे हम आपसे रूबरू होंगे, समय लेंगे। तो शैलजा जिन जी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप प्रजना फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, बच्चियों में माहवारी स्वच्छता को लेके जागरूकता के लिए बड़े शिद्दत से काम कर रहे हैं। रोहित अस्पताल के आप निदेशक हैं, जयपुर के रहने वाले हैं, और हमें आज समय दिया, इसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद। धन्यवाद।